MDCAT 2025 के लिए जो हमने PMC पेट MCQs की सीरीज़ को स्टार्ट किया था उसमें हमने वर्क एंड एनर्जी के चैप्टर में पहले पोर्शन में फर्स्ट 20 क्वेश्चंस किए हैं और आगे अब हमें दूसरे बाकी क्वेश्चंस पर आएंगे। और ये वीडियो में मैं अपनी पिछली जो वर्क एंड एनर्जी का पहला वो था पार्ट था, उसका भी लिंक शेयर कर दूंगा। वीडियो जो है आपको ये पता होना चाहिए है कि इसका बेसिक पर्पस जो है वो उन MCQs की अंडरस्टैंडिंग है, जिस MCQs का हमारे पास जो MDCAT के सिलेबस में जो अवेलेबल टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड, और उन MCQs की अंडरस्टैंडिंग एक तरह से हमारे पूरे कोर्स की अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, सो गौर से इन MCQs को समझिएगा, कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जहाँ पर आपको समझ ना आती हो तो कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ भी लिया करें। और साथ में दूसरी एक चीज़ की तरफ भी मैं आपकी तरफ मुतवज्जो करना चाहता हूँ आपको, एंड दैट इज़ दैट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, बिकॉज जब भी आपके पास जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाया करेगी, एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल दीज प्रोसेसेस थ्रू विच यू कैन गो टू दैट यू कंप्लीट योर जर्नी। अच्छा, सो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2021 से, सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 से। और क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है दैट अफेक्ट ऑफ वर्क इज इक्वल टू चेंज इन टोटल एनर्जी, चेंज इन किनेटिक एनर्जी, चेंज इन पावर एंड नन ऑफ दीज। ये चार ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है बेसिकली ये दैट इफेक्ट ऑफ वर्क इज इक्वल टू, that is totally taken from the work energy theorem, और उसकी जो प्रॉपर स्टेटमेंट है वो यही है दैट इफेक्ट ऑफ वर्क इज इक्वल टू चेंज इन किनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। कुछ जगहों पर इस स्टेटमेंट में मॉडिफिकेशन भी की जा सकती है, जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर कहा जाए कि इफेक्ट ऑफ वर्क इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, सो अब अगर मैं इसको ग्रेविटेशनल फील्ड में पुट करूँगा तो ऑटोमेटिकली दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इस सिनेरियो के मुताबिक इस स्टेटमेंट के मुख्तलिफ ऑप्शन आपके पास आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दैट द बॉडी मूव्स 10 मीटर अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन अंडर द फोर्स 5 न्यूटन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब जो 10 मीटर द बॉडी मूव्स 10 मीटर अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, 10 मीटर क्या करती है, डिस्प्लेसमेंट कर रही है अंडर द फोर्स 5 न्यूटन, फोर्स है 5 न्यूटन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर खुद से आप कोई भी एंगल डिफाइन नहीं कर सकते। प्रॉब्लम यह है कि अब आपके पास जो वर्क की कैलकुलेशन है उसके मुताबिक अगर मैं मैक्सिमम वर्क लूँगा तो ये 50 जूल आना चाहिए है, लेकिन जो गिवन कंडीशन यहाँ पर होगी उसमें वर्क की वैल्यू दी गई होगी 25 जूल। अब ज़ाहिर 25 जूल के लिए होना क्या चाहिए, वो ये होगा कि जब आप वर्क की कैलकुलेशन करेंगे सो एफ डी कॉस थीटा होगा, और एफ डी कॉस थीटा में कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 होगी। 1/2 के लिए थीटा की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए है, 60 डिग्री। तो इस वक्त अगर मैं एफ की वैल्यू 5 लगाता हूँ, डी की वैल्यू 10 लगाता हूँ और कॉस 60 की वैल्यू या कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 लगाता हूँ तो ये मेरे पास क्या जवाब आएगा, 25 जूल। ठीक है, तो इस तरह से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपके पास क्या होगा, 60 डिग्री का। तो इसलिए यहाँ पर स्टेटमेंट में ये वर्क की वैल्यू मिसिंग है, जिसकी वजह से आपको फिर एंगल की फाइंडिंग्स में जब मैंने कंडीशन दे दी है तो अब आप इसको आराम से मालूम कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमारे पास है वो क्या है, दैट अ ब्लॉक ऑफ mass 60 किलोग्राम जस्ट स्लाइड्स ओवर अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 0.9 मीटर। If the coefficient of friction between the surfaces is 0.15, then work done against friction will be। सो आप देखें कि 60 किलोग्राम इसका मास है और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 0.9 मीटर है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो म्यू की वैल्यू है वो है 0.15। ठीक है, तो इस केस में हमें वर्क की वैल्यू मालूम करने के लिए जो प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा दैट विल बी
कि वर्क हमारे पास नॉर्मली किसके बराबर है, एफ डी के। ठीक है। यहाँ पर चूंकि वर्क डन अगेंस्ट फ्रैक्शन की बात हो रही है, म्यू जो है वो एफ बाई एन के बराबर है, नॉर्मल रिएक्शन, तो एफ हो जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट विल बी इक्वल टू म्यू इंटू एन। सो अब हम जब यहाँ पर अगेंस्ट फ्रिक्शन की बात करेंगे तो हम ये एफ की जगह लगा देंगे म्यू एन डी। म्यू की अपनी वैल्यू है 0.15, एन है एम जी के बराबर, सो एम आपके पास आ जाएगा 60। जी की मैं वैल्यू में सिंप्लीफाई करने के लिए 10 ले लेता हूँ, और डी की वैल्यू है 0.9 मीटर। ठीक है। अब इसका क्या कर देंगे कि ये जो फ्रैक्शनल पॉइंट्स हैं इन दोनों को हटा दें, यहाँ पर 100 लिख लें नीचे, यहाँ पर 10 लिख लें नीचे। फिर इसका क्या हो जाएगा कि ये 10 10 कैंसिल ये एक 10 और यहाँ पर 10 चला गया, और 3 5s आर 15 5 3s आर 15, 5 2s आर 10, और 2 1s आर 2, 2 3s आर 6, 3 3 और 9 आपके पास नंबर बचेंगे, तो ये बन जाएगा 3 3s आर 9, 9 9s आर 81। सो 81 जूल आपके पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। तो इस तरह से इसको आपने सॉल्व करना है। ये ज़रूर जहन में रखना है कि यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम लिया जा रहा है, सो देयर इज़ अ रोल ऑफ दिस 0.15 वैल्यू आल्सो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरिएबल फोर्स F is equal to 2x is applied, what will be the work done in moving the particle for x is equal to 10 to 0? अब यहाँ पर जो पॉइंट नोट करने का है वो है दैट पहले तो ये फोर्स वेरिएबल है, तो फोर्स की वैल्यू है 2x के बराबर। x जो है वो 10 से लेकर 0 तक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट लेट्स से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्प्लेस किया गया था, दिस वाज द इनिशियल पॉइंट, दैट इज़ फाइनल पॉइंट, और अब इसको वापस लाया जा रहा है, और ये पूरा फासला जो है ये 10 मीटर है। ठीक है। तो ये x की वैल्यू यहाँ से वापसी से b से a की तरफ आएगी, एंड दैट विल बी, ज़ाहिर है जब ये रिटर्न जर्नी है तो ये x इज इक्वल टू -10 मीटर हो जाएगा, तो x की ओवरऑल वैल्यू आपके पास हो जाएगी 10। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, 20 न्यूटन। लेकिन चूंकि ये एक वेरिएबल फोर्स है और ज़ाहिर है हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये एक यूनिफॉर्म वेरिएशन है, तो एवरेज फोर्स जो है वो हो जाएगा 0 प्लस 20 न्यूटन डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी 10 न्यूटन। तो वर्क क्या हो जाएगा, F इंटू डी, फोर्स है आपके पास 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट आपके पास -10 मीटर है, और इस तरह से ये जो रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा दैट विल बी -100 जूल्स। ठीक है। तो ये इस तरह से इसको आपने अटैम्प्ट करना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दैट वर्क डन ऑन अ सीलिंग फैन बाय द ग्रेविटी इज। ठीक है। वर्क डन ग्रेविटी क्या कर रही है, इस फैन को जो मिसाल के तौर पर इन डायरेक्शंस में सस्पेंडेड है ऊपर से। ठीक है। तो ज़ाहिर है ग्रेविटी की जो फोर्स है W इज़ इक्वल टू mg, वो इसको नीचे की तरफ नहीं लेकर आ रही, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रही। तो अगर वो डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रही तो ऑटोमेटिकली इसका जो वर्क होगा ग्रेविटेशनल फील्ड का इस पर, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। Two bodies of masses m and 4m are moving with the same kinetic energy. The ratio of the kinetic energies will be. अब यहाँ पर अगर आप देखें कि वैसे ही अगर मैं इसके इन वर्ड्स को मेंशन कर दूं कि द रेशो ऑफ देयर किनेटिक एनर्जी, तो जाहिर है हो तो सेम किनेटिक एनर्जी है तो ऑटोमेटिकली ये रेशो 1:1 होगा। लेकिन यहाँ पर ये स्टेटमेंट में इन्होंने वो थोड़ा सा टाइपोग्राफिक मिस्टेक है, और रेशो ऑफ किनेटिक एनर्जी के बराबर बजाय इसका यहाँ पर क्या होना चाहिए है, दैट इज़ मोमेंटम। और मोमेंटम के लिए जो आपको रिलेशन की ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है दैट के ई इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। ठीक है। सो इफ़ आई से दैट P1 is equal to 2m ke1 m1, और P2 is equal to 2m2 ke2, और ये ख्याल यहाँ पर रहे कि ये दोनों जो हैं ये स्क्वायर रूट में होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पर की पी के ऊपर स्क्वायर है। सो अब अगर मैं इसका रिज़ल्ट निकालूंगा P1 बाई P2 करूँगा तो चूँकि ke1 और ke2 तो दोनों की एनर्जीज़ क्या हो गई हैं, बराबर हो गई हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे जब मैं इनको रेशो लूँगा, और ये बन जाएगा 2m1 बाई 2m2 होल स्क्वायर रूट, 2 भी कैंसिल हो जाएगा,
दैट विल बी इक्वल टू m1/m2 होल स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, एक है m1 जो 1 है और दूसरा m2 है वो क्या है 4। तो मैं अब अगर इसका स्क्वायर रूट लूँगा सो दैट विल बिकम 1/2। ठीक है, तो ये आपके पास जवाब जो है ये 1:2 आ जाएगा और 1:2 आपके पास यहाँ पर ये गिवन ऑप्शंस में यहाँ पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। ये ख्याल रहे कि ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज दैट एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी अंडर द कांस्टेंट फोर्स दिस, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स। ठीक है, तो फोर्स आपके पास अवेलेबल है, हमें इसकी सोल्यूशन किस तरह करनी है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से। सो फोर्स है I + 2J + 3K और कोऑर्डिनेट्स जो इसके डिस्प्लेसमेंट के मिलेंगे वो 1 से हम 0 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सो दैट विल बी I। 4 से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सो दैट विल बी +3J और 3 से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, दैट विल बी 2K। ये हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो अब हम इसका प्रोडक्ट करते हैं। I को आप I से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, दैट विल बी 1 प्लस इस वाले फैक्टर को इस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लें, 2 3 = 6 J डॉट J1 और इस को फैक्टर को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 = 6। ठीक है, बाकी जो फैक्टर्स हैं लेट्स से I क्रॉस J या I क्रॉस K जो है वो स्केलर प्रोडक्ट में आपको पता है कि उनकी वैल्यू 0 हो जाती हैं, तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट विल बी 13 जूल्स और ये आपके पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन टिक हुआ है। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन हमारे पास है दैट अ फोर्स F 0.5x + 10 Newton x on a particle, calculate the work done by the force in displacement particle from x is equal to 0 to 2 मीटर। तो पहले F की वैल्यू मालूम कर लें, डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या है 2 मीटर, 0 से लेकर 2 मीटर। ज़ाहिर है ये 2 मीटर जो है ये बेसिकली x है, d की जगह अगर आप x लिखते हैं तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5 × 2 + 10। ठीक है, तो ये हो जाएगी दिस विल बी, ये इसको मैं 0.5 / 5/10 लिख लेता हूँ। ये इस तरह से आपके पास 2 1s are 2, 2 5s are 10, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये टोटल बन जाएगा 1 + 11 1 + 10 11 न्यूटन। ठीक है, 11 न्यूटन आपके पास जवाब आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद बात आ जाती है कि फोर्स की वैल्यू आपके पास 11 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 2, सो 11 2s are 22 जूल्स। ठीक है, ये 21 जूल उन्होंने टिक किया हुआ है, ये बेसिकली ये 22 जूल जो है ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ से आपने रिजल्ट निकालना है, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये फिर आपके पास सारा जवाब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दैट अ मैन स्टैंडिंग इन अ बस एंड पुशिंग द वॉल ऑफ द बस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वर्क डन बाय द मैन इज। ठीक है, a man standing in a bus and pushing the wall of the bus in the direction of motion, the work done by the man is। तो जाहिर है वो वॉल को जो है वो मूव नहीं कर रहा, क्योंकि जाहिर है दोनों वॉल और ये एक साथ मूव कर रहे हैं, ही इज़ एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वॉल, सो इस वक्त फोर्स जो वर्क की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। A stone of 1 kilogram is thrown upward and it reaches a maximum height of 5 meter, work done by the gravity is। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इस केस में किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू mgh। तो मैस उसका है 1 किलोग्राम, जी की वैल्यू आप मिसाल के तौर पर 9.8 ले लें, ठीक है, और एच की वैल्यू आपके पास है 5 मीटर, सो दैट विल बी इक्वल टू 9.5 को अगर आप इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मैं आसान तरीका बता देता हूँ कि इस फ्रैक्शन को आप यहाँ से हटाकर यहाँ पर 10 लगा दें, 5 1s are 5, 5 2s are 10 और ये 49 पे चला जाएगा, तो 49 जूल आपके पास इसका जवाब आएगा। चूंकि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है तो इस वक्त यहाँ पर इसको नेगेटिव साइन भी आपने लगाना होगा और ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये बस यहीं पर आप ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में भी कोशिश करूँगा कि कुछ ज़्यादा MCQs जो हैं वो सॉल्व कर लें।
इन 10 MCQs में से भी अच्छा आपके अच्छे खासे आपको आइडियाज़ क्लियर करने की मैंने कोशिश की है। ठीक है, वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें, लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, और समझा करें चीज़ों को कि जिस तरह से क्वेश्चंस किए जाते हैं उनको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, किस तरह से अपना दिमाग लड़ाकर उनको सही तरह से अपने अप्रोच में रखना है, ताकि एट द एंड आप किसी भी MCQ को आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। थैंक यू।